नमस्कार दोस्तों, आज आपका ये चहेता जी कुमार आया है आपको अध्याय पढ़ाने जिसका नाम है बैंक। अध्याय शुरू करने से पहले आपका ये जी कुमार वादा करता है आपसे कि सारे कंपटीशन के सारे प्रश्न जो बैंक से रिलेटेड हैं, जैसे रेलवे के, एसएससी के, बिहार पुलिस के, फोर्स के वगैरह वगैरह कंपटीशन के सारे प्रश्न जो बैंक से संबंधित हैं, आप इस वीडियो को देखने के बाद बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर देंगे उन प्रश्नों को। तो शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। चैप्टर का नाम है बैंक, अध्याय का नाम है बैंक। याद रखिए, बैंक से पहले आपको समझना होगा मुद्रा को, और मुद्रा से पहले आपको समझना होगा उस जमाने के बात को जब मुद्राएं नहीं हुआ करती थी और सारा काम वस्तु विनिमय प्रणाली द्वारा होता था। अर्थात एक वस्तु को दूसरे वस्तु से बदलकर लोग काम चला लिया करते थे। जैसे 5 किलो अनाज देने पर 1 किलो तेल मिलना, जैसे 10 किलो आटा देने पर 2 लीटर तेल का मिलना। इसी प्रकार हर सामान का एक मापदंड था कि किस वस्तु को कितना अनुपात में देने पर दूसरे कितनी वस्तु आपको प्रदान की जाएगी, प्राप्त की जाएगी आपके द्वारा। तो इस प्रणाली को वस्तु विनिमय प्रणाली के नाम से जाना जाता है। आप लोग सभी जानते हैं। जान लीजिए, वस्तु विनिमय प्रणाली बहुत ही बोझिल प्रणाली थी और काफी थकान वाली प्रणाली थी। अगर एक वस्तु लाना है तो आपको एक वस्तु को ले जाना भी पड़ता था। जिससे बदलना है वस्तु को तो आपको एक वस्तु ले जाना पड़ता था, तभी आप उसकी वस्तु को ला सकते थे। इससे लोग थक जाया करते थे। और आप समझ सकते हैं, एक तरफ से ही अगर आपको कोई सामान ढोने की नौबत आती है तो आप उबा हुआ महसूस करते हैं, उबाऊ महसूस करते हैं, परेशानी महसूस करते हैं। तो वहां पे तो 2 तरफ से लाना था, एक तरफ से ले जाइए, दूसरा तरफ से वस्तु को लाइए। यह प्रणाली बहुत से विद्वानों को बहुत ही थकान वाली लगी। इसीलिए बहुत से विद्वानों ने एक नई प्रथा को जन्म दिया, एक नई प्रणाली को जन्म दिया, एक नए सिस्टम को जन्म दिया। वह थी मुद्रा। और मुद्रा के प्रचलन में आने के बाद, मुद्रा जैसे ही प्रचलन में आई तो कम से कम लोगों को यह सुविधा तो हो गई कि अमुक मुद्रा के मूल्य की वस्तु सिर्फ मुद्रा को ले जाने, मुद्रा मतलब एक संकेत चिन्ह हुआ कि इस मुद्रा का वैल्यू इतना है। जैसे आपके पास अगर 500 का नोट है तो आप जानते हैं कि उसका वैल्यू कितना है और मार्केट में जाने पर उतना पैसा का कितना सामान मिलेगा, यह आपको पता है, यह आपको दुकानदार बतला देता है। तो ठीक उसी प्रकार शुरू में वस्तु विनिमय प्रणाली थी, बाद में मुद्रा प्रचलन आई। लेकिन बाद में मुद्रा जब प्रचलन में आई तो प्रचलन में आने के साथ ही मुद्रा के लूट की घटना देश में चारों ओर बढ़ गई। लोग अपने मेहनत मजदूरी की कमाई मुद्रा के रूप में लेके जब जाते थे तो बहुत प्रकार के उचक्के, डाकू, चोर उनसे छीन लिया करते थे वो मुद्रा, और मेहनत करने वाले व्यक्ति के हाथ में कुछ नहीं रह जाता था। ऐसी स्थिति में मुद्रा की सुरक्षा के लिए बहुत सारे विद्वानों ने सोचना शुरू किया, बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने, समाज के शुभ चिंतकों ने सोचना शुरू किया, और इसी से जन्म होता है बैंक का और बैंक की शुरुआत का। याद रखिए, भारत में सबसे पहले जो बैंक खोला गया वह 1770 में खोला गया था। नाम था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान नामक बैंक खोला गया और यह इतना सफल रहा, इतनी सफलता पाई इस बैंक ने कि भारत में बैंकों को खोले जाने का एक प्रचलन, एक परिपाटी शुरू हो गया और जगह जगह बैंक खुलने लगी। शुरू में जो बैंक खोली गई उसमें से कुछ बैंक जो कि खोले गए उनके बारे में मैं केवल एक सूत्र देता हूं और सारे बैंक का नाम आपको याद हो जाएगा उसके ईस्वी के साथ। वह सूत्र है मेरे जिगर के टुकड़ों, इपंग बैसे भाभा, इपंग बैसे भाभा, इपंग बैसे भाभा। इलाहाबाद बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया से सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल
बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय स्टेट, भारतीय स्टेट बैंक। तो ये सब प्रारंभिक बैंक थे जो शुरू में खोले गए जब बैंक ऑफ हिंदुस्तान ने अपार सफलता हासिल की और उसके अनगिनत शाखाएं खोल दिए गए भारत में। तो ये सारे बैंक भी नंबर में आए, लाइन से हुए, और इलाहाबाद बैंक 1864 में खोला गया। मेरे जिगर के टुकड़ों, 1864 में खोला गया। पंजाब नेशनल बैंक 1894 में खोला गया। मेरे लाल, पंजाब नेशनल बैंक 1894 में खोला गया। चलते हैं, बैंक ऑफ इंडिया 1906 में खोला गया। 1906 में बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 1911 में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। भारतीय रिजर्व बैंक 1935 में स्थापित हुआ और भारतीय स्टेट बैंक 1955 में अस्तित्व में आया। तो ये वो बैंक थे जो प्रारंभ में खोले गए, और इसका एक ही सूत्र सिर्फ याद रख लेना है, इपंग वैसे भावा। ये मेरे द्वारा बनाया हुआ सूत्र है, किसी भी किताब में आज तक के इतिहास में ना आपने देखा होगा और मिलेगा भी नहीं। तो ये मैंने बना दिया है ताकि आप लोग को आराम से शुरुआती बैंक याद करने में सहूलियत हो। इपंग वैसे भावा याद रखिए। जब दिन आगे बढ़ा, जब आगे की व्यवस्थाएं सामने आई, तो बाद में 1 जनवरी 1949 को, फिर से याद रखिएगा, 1 जनवरी 1949 को भारतीय रिजर्व बैंक को अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया ताकि वह अधिक शक्तिशाली हो जाए। और आप सभी जानते हैं कि वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक को बैंकों का बैंक, बैंकों का पिता, बैंकों का पापा, केंद्रीय बैंक वगैरह वगैरह नाम से जाना जाता है। यही एक तरह से रेगुलेट करता है पूरे भारत के बैंक को। वर्तमान की बात है ना। लेकिन अभी उस जमाने के लिए आप याद रखिएगा, 1 जनवरी 1949 को भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। फिर से सन 1955 में, 1 अप्रैल 1955 में भारतीय स्टेट बैंक को भी स्थापित किया गया। दरअसल यह भारतीय स्टेट बैंक नहीं था। 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। उसी का नाम बदल के और उसे राष्ट्रीयकृत करके नाम रख दिया गया भारतीय स्टेट बैंक, है ना। तो जान लीजिए, इस प्रकार बैंकों का परिपाटी आगे बढ़ा। सरकार ने जब अपार सफलता देखी बैंकों की, अपार सफलता। और हां, एक बहुत ही गुदगुदी वाली बात है जो याद रखिए, अभी ना बैंक आपको ब्याज देती है, अभी आपको बैंक ब्याज देती है, लेकिन वो जमाना था जब बैंक ब्याज लेती थी। आपका पैसा जो हम रखेंगे, आपका नौकर थोड़े हैं कि आपका पैसा हम हिफाजत करके रखेंगे, हेडेक पालेंगे। तो उसका ब्याज लिया करती थी बैंक। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे संसार आगे बढ़ा, तो आप जानते हैं कि आपको सरकार जो पहले पैसा लेती थी, तो अब उस पर ब्याज देती है ना। तो जान लीजिए, ये बैंक है। धीरे धीरे कालांतर में 19 जुलाई 1969 को, याद रखिएगा मेरे जिगर के टुकड़ों, 19 जुलाई 1969, ये डेट आपके दिमाग से मिस नहीं होना चाहिए। भारत सरकार ने 14 ऐसे बैंकों को राष्ट्रीयकृत कर दिया जिसके पास कुल जमा पूंजी 50 करोड़ रुपया से अधिक थी। याद रखना मेरे लाल कि अभी का 50 करोड़ नहीं जोड़ लेना कि अल्लू झल्लू आदमी के पास 50 करोड़ रुपया रहता है। उस जमाने में जिस समय 1 पैसी चलता था, चवन्नी चलता था, है ना। तो उस चौथा जमाना ही आप शायद बहुत कम बच्चे देखे होंगे। हम लोग देखे हुए हैं 1 पैसी, है ना, 5 पैसी देखे हुए हैं, चमन्नी देखे हुए हैं, ठीक है। तो वो जो जमाना था, उस जमाने में
50 करोड़ का बहुत महत्व हुआ करता था मेरे जिगर के टुकड़ों। तो जिस बैंक की जमा राशियां, कुल जमा राशि 50 करोड़ से ऊपर थी, ऐसे 14 बैंकों का भारत सरकार ने राष्ट्रीयकरण कर दिया। और वो राष्ट्रीयकरण किया गया था 19 जुलाई 1969 को। कब किया गया था? 19 जुलाई 1969 को। 19 जुलाई 1969 को, 19 जुलाई 1969 को भारत सरकार ने देश के 14 ऐसे बड़े बैंकों का, ऐसे बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। राष्ट्रीयकरण कर दिया जिनकी जमा राशियां, जिनकी जमा राशियां 50 करोड़ रुपए से, 50 करोड़ रुपए से अधिक थे। 50 करोड़ रुपए से अधिक थे। इस चीज को देख लीजिए एकदम एक सेकंड में गौर करके। 19 जुलाई 1969 को भारत सरकार ने देश के 14 ऐसे बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जिनकी जमा राशियां 50 करोड़ रुपए से अधिक थे। ठीक है, ये 14 बैंक थे, ये 14 बैंक थे, ये 14 बैंक थे। पहला पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, ये 14 बैंक थे। पहला पंजाब नेशनल बैंक, दूसरा बैंक ऑफ इंडिया। पहला पंजाब नेशनल बैंक, दूसरा बैंक ऑफ इंडिया, तीसरा बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा। मेरे इस वीडियो को एक दो बार आप सुन लीजिएगा ताकि सारे बैंक का नाम याद हो जाए। 4 नंबर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। 4 नंबर में है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, 5 नंबर बैंक ऑफ महाराष्ट्र। पांच नंबर में क्या मैंने बतलाया? बैंक ऑफ महाराष्ट्र। 6 नंबर में है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। छह नंबर में है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। 7 नंबर में है यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। 7 नंबर में है यूनाइटेड सात नंबर में कौन है? यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। 8 नंबर में है देना बैंक। 7 नंबर में है, 8 नंबर में है देना बैंक। 9 नंबर में है इंडियन बैंक। नौ नंबर में है इंडियन बैंक। 10 नंबर में है कैनरा बैंक।
10 नंबर में क्या है? कैनरा बैंक। 11 नंबर में है इलाहाबाद बैंक। 11 नंबर में क्या है? इलाहाबाद बैंक। इलाहाबाद 11 नंबर में क्या है? इलाहाबाद बैंक। 12 नंबर में है सिंडिकेट बैंक। 13 नंबर में है, 13 नंबर में इंडियन ओवरसीज बैंक। 13 नंबर में क्या है मेरे जिगर के टुकड़ों? इंडियन ओवरसीज बैंक। इंडियन तेरह नंबर में मैंने क्या बतलाया? इंडियन ओवरसीज बैंक। और 14 नंबर में है यूनाइटेड कॉमर्शियल बैंक। 14 नंबर यूनाइट माफ कीजिएगा लिखने में, यूनाइटेड कॉमर्शियल बैंक। नाम सुने हैं? यूनाइटेड कॉमर्शियल बैंक। 14 नंबर में क्या है? यूनाइटेड कॉमर्शियल बैंक। याद रखिए ये 14 ऐसे बैंक थे जिनका राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 को कर दिया गया, क्योंकि इन सबों की जमा राशियां, 14 की जमा राशि 50 करोड़ रुपया से अधिक थी। अब जान लीजिए पुनः भारत सरकार ने 15 अप्रैल 1980 को 15 अप्रैल 1980 को 6 बड़े बड़े बैंकों का फिर से राष्ट्रीयकरण कर दिया, जिनकी जमा राशियां 200 करोड़ रुपए से अधिक थी। जान लीजिए पुनः भारत सरकार ने पुनः भारत सरकार ने पुनः भारत सरकार ने 15 अप्रैल, डेट याद रखिएगा बउआ सब, 15 अप्रैल 1980 को पुनः 6 ऐसे बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जिनकी जमा राशियां 200 करोड़ रुपए से अधिक थी। 200 करोड़ रुपए से अधिक थी, जिनकी जमा राशि 200 करोड़ रुपया से अधिक थी। जान लीजिए ये 6 बैंक थे, यह 6 बैंक थे जान लीजिए यह 6 बैंक थे। 1 नंबर विजया बैंक। इन 6 बैंकों में जो सबसे पहला बैंक था यह था विजया बैंक। 2 नंबर में 2 नंबर में जो बैंक थे ये थे न्यू बैंक ऑफ इंडिया। दो नंबर में जो बैंक थे वो थे न्यू बैंक ऑफ इंडिया। 3 नंबर में था पंजाब एंड सिंध बैंक। चार नंबर में था आंध्रा बैंक। 4 नंबर में क्या था? आंध्रा बैंक। 5 नंबर में था ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। पांच नंबर में क्या था? ओरिएंटल बैंक ऑफ
कॉमर्स। 6 नंबर में था कारपोरेशन बैंक, कारपोरेशन बैंक। छह नंबर में था कारपोरेशन बैंक। जान लीजिए ये 6 बैंक ऐसे थे, ये 6 बैंक ऐसे थे जिनकी जमा राशियां 200 करोड़ रुपया से अधिक थी, जिस कारण से 15 अप्रैल 1980 को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। अब इससे आगे चलते हैं तो मेरे जिगर के टुकड़ों, अभी भारत में 12 सरकारी बैंक है सार्वजनिक क्षेत्र के या सरकारी क्षेत्र के। वर्तमान भारत में, मैं 2024 की बात कर रहा हूं, अभी वर्तमान में कितने सरकारी बैंक हैं? 12 सरकारी बैंक हैं। पहले 27 सरकारी बैंक थे, लेकिन कुछ दिन पहले भारत सरकार ने जो बड़े बड़े कुछ बैंक थे उनमें उनकी अपेक्षा जो छोटे छोटे बैंक थे उनका विलय कर दिया और वर्तमान में 12 सरकारी बैंक वर्तमान में हैं। और ये 12 सरकारी बैंक जो हैं वो ये हैं। भारत में वर्तमान में 12 सार्वजनिक बैंक, सार्वजनिक बैंक जिन्हें कहा जाता है या सरकारी बैंक हैं। पहला है भारतीय स्टेट बैंक। पहला कौन है? भारतीय स्टेट बैंक। दूसरा है बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ दूसरा बैंक कौन है? बैंक ऑफ बड़ौदा। तीसरा है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तीसरा कौन है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। चौथा है कैनरा बैंक। चौथा कौन है? कैनरा बैंक। चौथा कौन है? कैनरा बैंक। पांचवा है पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब नेशनल। पांचवा कौन है? पंजाब नेशनल बैंक। 5वां नंबर में कौन है? पंजाब नेशनल बैंक। छठा है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। छठा है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। 7वां है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, 7 नंबर में है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। 7वां में कौन है? 7वां नंबर में मेरे जिगर के टुकड़ों यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। 8वां है यूको बैंक, 8वां है यूको बैंक। 8वां कौन है? 12 जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं उसमें 8वां बैंक कौन है? यूको बैंक। 9वां है बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया। 9 नंबर में कौन है? बैंक ऑफ इंडिया। 10वां है इंडियन ओवरसीज बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक। एक गलत लिखा गया, अब 11वां नंबर। 10 नंबर में कौन है? इंडियन ओवरसीज बैंक। 11 नंबर में है पंजाब एवं सिंध बैंक, पंजाब एवं सिंध बैंक। अब 12वां नंबर में है, 12वां नंबर में है इंडियन बैंक। तो वर्तमान भारत में ये 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि प्राइवेट बैंक नहीं है।
प्राइवेट श्रेणी में भी कुछ बैंक हैं जिसमें वर्तमान में 2024 में एचडीएफसी भारत की सबसे प्राइवेट श्रेणी की बैंक है, यानी कि निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक एचडीएफसी है। याद रखिए मेरे जिगर के टुकड़ों, यह कारनामा उसने कुछ ही साल पहले आईसीआईसीआई बैंक को नंबर 1 से नीचे उतार के किया था। इसलिए याद रखिए, नंबर 1 पे कोई हमेशा नहीं रहता है, आप उसे नीचे उतार सकते हैं अपनी मेहनत से, अपनी प्रतिभा से। मेरे जिगर के टुकड़ों, आप लोगों को आज मैं हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, सर झुका के अभिनंदन करता हूं कि मेरे किताब को लगभग 20,000 बच्चे मात्र 7 दिन में मंगवाए हैं, 7 दिन में। और क्या कमेंट है वो तो खैर आप लोग मेरे किताब वाले वीडियो पे भी जाके देख सकते हैं कि कमेंट क्या आया है किताब के लिए। तो आप लोग किताब वाला जो वीडियो मैंने डाला है मैथ मस्ती चैनल पे आज से 8 दिन पहले, उस पे जाके आप जो डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन पे जाके लिंक से आप किताब को मंगवा सकते हैं धुरीना ऐप के माध्यम से। याद रखिए मेरे जिगर के टुकड़ों, यह किताब देश के हर बच्चा तक पहुंचे, यह मेरा प्रयास पिछले 14 साल से चल रहा था और आगे भी जब तक देश के हर एक घर में जीएस 100% नामक मेरी वो किताब नहीं पहुंचेगी तब तक प्रयास जारी रहेगा। इसलिए मेरे उस वीडियो में जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक से आप मात्र 130 रुपए की जीएस 100% नामक किताब है, आप उसे मंगवा लीजिए, आपका कंपटीशन निश्चित निकल जाएगा। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। हम आपको कुछ बैंकों का विवरण देने जा रहे हैं, वर्णन देने जा रहे हैं, और वर्णन में सबसे पहले आता है वर्णन आरबीआई का कार्य। आरबीआई क्या है आप जानते हैं, आरबीआई का क्या काम है ये भी जानते हैं, लेकिन सुनिए और आसान तरीका से जी कुमार की जुबानी आरबीआई की कहानी। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आप लोगों को आरबीआई के बारे में मैं बतला दूं कि आरबीआई की स्थापना सन 1935 में हुई थी। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की गई थी और इसी बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को भारत सरकार ने कर दिया था, इसे शक्तिशाली बनाने के लिए। मैंने पहले भी कहा है, जान लीजिए आरबीआई को भारत के बैंकों का पिता, भारतीय बैंकों का पापा, केंद्रीय बैंक, बैंकों का बैंक वगैरह वगैरह नाम से जाना जाता है। यह बैंकिंग प्रणाली का सुप्रीम कोर्ट है। याद रखिए, बैंकों का सुपर बॉस आरबीआई है ना। इसके तरह तरह के कार्य हैं, जिसमें से कुछ कार्यों के बारे में मैं आपको बतलाता हूं। सबसे पहला कार्य है आरबीआई का नोटों का, यानी कि मुद्राओं का, मुद्राओं का मुद्रण करना और वितरण करना। 1 रुपया के सिक्का और नोट को छोड़ के, याद रखिएगा, यह भारत सरकार छापती है, माने छपवाती है आरबीआई के माध्यम से, लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1 रुपया के नोट और सिक्के को छोड़ के बाकी सारी मुद्राएं, 2 रुपया का, 5 रुपया का, 10 रुपया का, 20 रुपया का, 50 रुपया का, 100 रुपया का, 500 रुपया का, जितना भी आप नोट देख रहे हैं, सिक्का देख रहे हैं, वो सभी के सभी छापने का अधिकार और उसे वितरित करने का अधिकार जिसे है, वह है आरबीआई को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1 रुपया का नोट और सिक्का को छोड़ के बाकी सभी मुद्राओं को छापता है और उसे वितरित करता है। याद रखिए, यह इसका दूसरा काम है, यह भारत सरकार का बैंकर है और एजेंट की भी भूमिका निभाता है। भारत सरकार के मुद्रा कोष में जितना पैसा है वह सभी आरबीआई के पास संरक्षित रहता है। यह बैंकर की भूमिका निभाता है, यानी सरकार का भी बैंकर है, सरकार का भी बैंकर है, ठीक है, और उसी के एजेंट के रूप में भूमिका निभाता है, क्योंकि 1 रुपया का मुद्रा और 1 रुपया का नोट तो छापती है भारत सरकार, उसको वितरित करने का काम भी कौन करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। आगे चलते हैं, सभी बैंकों के लिए भी यह बैंकर है और अंतिम ऋणदाता है। आरबीआई भारत के सभी बैंकों का बैंकर है और अंतिम ऋणदाता है। बैंक को भी जब कर्जा की आवश्यकता होती है, बैंक को भी, तो आरबीआई से ही वह हाथ जोड़ के, जैसे हम लोग मांगते हैं बैंक से, वैसे
सारा बैंक भी मांगता है आरबीआई से कर्जा, और एक उचित दर पे आरबीआई बैंक को भी कर्जा देती है और इस प्रकार रेगुलेट करती है पूरे बैंकिंग प्रणाली को। याद रखिए, इससे आगे चलते हैं तो आरबीआई को यह हक है कि कोई भी बैंक अगर कोई गलत काम कर रही है तो उसके लिए फटकार लगा सकती है। यानी कि केवल यह ऋण ही नहीं देती है, यह परामर्श भी देती है, गार्जियन की तरह डांटती भी है। इसीलिए तो इसे बैंकों का पिता भी कहा जाता है ना। तो जान लीजिए, इससे आगे चलते हैं तो आरबीआई विदेशी विनिमय दर को नियंत्रित करता है। विदेश से जो विनिमय दर है, मुद्राओं का आदान प्रदान है ना, रेट का जो आदान प्रदान होता है, रेट जो घोषित होता है, विनिमय दर जो है, उन सबों को अंतिम रूप से निर्णित करने का, यानी कि उसके प्रति निर्णय करने का या उसे नियंत्रित करने का अधिकार आरबीआई को है। इससे आगे चलते हैं, विदेशी मुद्राओं का क्रय विक्रय। भारतीय रिजर्व बैंक दुनिया के सभी देशों की मुद्राओं का क्रय और विक्रय करने का भी जवाबदेही उठाता है। किस देश का कितना मुद्रा हमारे पास होना चाहिए और किस देश को कितनी मुद्रा हम बेच सकते हैं, इन सारे बातों की जानकारी और इन सारे बातों का अंतिम निर्णय भारतीय रिजर्व बैंक ही लेता है। जान लीजिए, भारतीय रिजर्व बैंक केंद्र एवं राज्य सरकारों को भी उधार देती है। भारतीय रिजर्व बैंक केंद्र और राज्य सरकार को भी उधार देने का काम करता है। यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारें का भी महाजन कौन है? आरबीआई है, जो उचित दर पर आरबीआई से केंद्र सरकार और राज्य सरकार भी उधार लिया करती है और फिर समय आने पर उसे भुगतान भी किया करती है। जान लीजिए, प्रत्येक वर्ष आरबीआई द्वारा मौद्रिक नीति जारी किया जाता है हर वर्ष। याद रखिए, इस मौद्रिक नीति का मतलब यही होता है मुद्रा की नीति, यानी कि एक साल में देश की मुद्रा की क्या स्थिति है, क्या हालात है, उसे मौद्रिक नीति कहा जाता है, जो दिया जाता है किसके द्वारा? रिजर्व बैंक के द्वारा मौद्रिक नीति का घोषणा किया जाता है। और इस प्रकार से भारतीय रिजर्व बैंक का यह भी एक अति महत्वपूर्ण कार्य है, भारत की मौद्रिक नीति को हर वर्ष लागू करना और मुद्रा की स्थिति की जानकारी देना। इससे आगे चलते हैं तो यह बैंकों का पिता, अंतिम ऋणदाता सभी बैंकों के लिए, केंद्रीय बैंक, बैंकों का बैंक विभिन्न नामों से जाना जाता है, जो मैंने पहले ही बतला दिया आपको। अब चलते हैं एसबीआई के बारे में। आरबीआई के बारे में तो पूरा प्रवचन हो गया, अब एसबीआई जान लीजिए कि एसबीआई जो पहले 1921 में स्थापित हुई थी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से, उसी बैंक का नाम बदल के कर दिया गया 1955 में। क्या कर दिया गया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और उसे राष्ट्रीयकृत कर दिया गया। यह भारत का सबसे बड़ा सरकारी बैंक है एसबीआई। आरबीआई बैंक नहीं है, बैंकों का बैंक है, सुप्रीम कोर्ट है बैंक का। लेकिन सबसे बड़ा बैंक कौन है? 12 गो बैंक जो हम नाम लिखाए थे उसमें सबसे बड़ा कौन है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। मुद्रा के हिसाब से या यूं कहिए व्यापार के हिसाब से वह पूरे भारत का सबसे बड़ा बैंक है। तो 2 नंबर में कौन आता है? 2 नंबर में आता है पंजाब नेशनल बैंक, सरकारी क्षेत्र का दूसरा सबसे बड़ा बैंक है, जिसकी स्थापना 1894 ईस्वी में हुई थी। और निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा जो बैंक है वह है एचडीएफसी बैंक, जिसकी स्थापना 1994 ईस्वी में हुई थी। 1994, ठीक है। पीएनबी का, पंजाब नेशनल बैंक का 1894 में हुआ था और एचडीएफसी बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1994 ईस्वी में हुई थी। याद रखिए, इसने हाल ही में कुछ ही वर्ष पहले 1 नंबर पर चल रहे निजी बैंक आईसीआईसीआई बैंक को पछाड़कर एचडीएफसी बैंक ने यह हाउसिंग क्षेत्र की, हाउसिंग ऋणदाता क्षेत्र की का सबसे बड़ा बैंक है देश में, यह 1 नंबर पे आ गया। और विभिन्न प्रकार के व्यवसाय को करने में यह बैंक निजी क्षेत्र में 1 नंबर पे आ गया। मेरे जिगर के टुकड़ों में पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा बैंक से संबंधित, ठीक है। आप मेरी किताब को भी जाकर परचेज करें, किताब एकदम ले लें किताब। और हाँ, कुछ बच्चे कहते हैं कि सर अपने किताब का प्रचार कर। अरे भाई, प्रचार जरूरी है, जरूरी है प्रचार। प्रचार क्यों नहीं? बुरे चीज का प्रचार होता है तो तुम लोग का आवाज कहां चल जाता है? 2-4 गो बच्चा बोलते हो उसका। अच्छा चीज का जब प्रचार होता है तो सीना पे सांप लौटने लगता है। अच्छा चीज का प्रचार, अरे मेरी किताब को पढ़ के सरकारी नौकरी होगा बच्चा का, तो उससे वो 2-4 गो जो जलन वाला इंसान है उसको क्या बिगड़ता है? इसलिए सब बच्चा जाके मेरे उस वीडियो को देखिए जिसपे मैंने किताब के बारे में बतलाया है, जीएस 100% के बारे में बतलाया है, मेरी किताब का नाम है। और जाकर मेरे उस वीडियो पर जो डिस्क्रिप्शन है उसमें जाके जो आपको लिंक दिया हुआ है उससे धुरीना ऐप से किताब
परचेज कर सकते हैं मात्र 130 रुपया में। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए विदा दीजिए। आप अपने दिल पर राज करने वाले चहेते शिक्षक जी कुमार को नमस्कार, जय हिंद।